मैं माँ का लाडला हूँ, अगर मैं मर गया तो मेरी माँ का क्या होगा? ये वो सवाल है जो पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स पुलिस एहलकार रेस्क्यू 1122 से पूछ रहे थे जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और ये वो एक सवाल है जिसके जवाब बहुत सी माँओं को अभी भी हैं जो कि पेशावर के इस वाक़े से इफ़ेक्ट हुई हैं। पेशावर के अंदर इतना अलमनाक वाक़या हुआ, 100 के करीब अफराद शहीद हो गए, उससे कहीं ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेकिन अगर हम अपनी सियासी और अस्करी क़यादत की बात करें तो वो इसके ऊपर सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। इतना बड़ा वाक़या हो जाने के बाद भी पाकिस्तान का काम चल रहा है, कारोबार ज़िंदगी भी चल रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान की सियासत भी चल रही है। सबसे पहले तो हम केपी के पुलिस की बात कर लेते हैं, जो कि चल रही है, काम कर रही है और इज़म्पशंस पर काम कर रही है। जैसे कि इतने बड़े वाक़े को लेकर के तुक्का लगाया जा रहा है कि शायद दहशतगर्द पहले से आया होगा, शायद दहशतगर्द किसी गाड़ी में आया होगा, शायद दहशतगर्द ने जो बारूदी मवाद है वो थोड़ा थोड़ा करके पहले से ही पहुंचा दिया होगा। अगर सियासी तौर पर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वो इस वक्त सिर्फ इस टेंशन में है कि 90 दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस वाक़े को लेकर के वो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात के साथ नत्थी करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह से इस मामले से निपटा जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा, यही जानने के लिए सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें वज़ीर मुमलकत बराए तवानाई खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी डिस्कशन का, क्योंकि आपका ताल्लुक उस सूबे से है और आप उस सूबे के साबिक स्पोक्स पर्सन रहे हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगभग 9 साला हुकूमत जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत हैरानगी की बात है कि वो दहशतगर्द जिनका कला कमा कर दिया गया था, अब वो दोबारा सूबे में दाखिल हो गए, सूबे के कैपिटल में दाखिल हो गए और इतने अंदर तक घुस गए। जी देखिए, दहशतगर्दी का इशू बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि दहशतगर्दों को ज़्यादातर अफ़गानिस्तान की तरफ पुश कर दिया गया था। वहाँ चूँकि वो अमरीकी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंग थी, तो इसलिए हालात ऐसे ही थे कि इंगेजमेंट हो पा रही थी और वो जो ज़र्ब-ए-अज़ब के बाद के हालात थे उनमें ये मसला मैनेज हो गया था। लेकिन अब जब वहाँ पर हालात फिर दोबारा बदल गए, अमरीकी फ़ौजों का इनख़िला हुआ, तो इन लोगों का जो अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल भी था और जो इनके अपने तालिबान अमारात इस्लामी का कंट्रोल था इनके ऊपर, वो थोड़े वीक हो गए और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आमद का या इरादे अपने ज़ाहिर किए। और पिछले तकरीबन कोई मैं समझता हूँ 1.5 साल से मुख्तलिफ किस्म के इक्का दुक्का वाक़यात तो हो रहे थे, लेकिन अब उसमें तेज़ी आई है और यकीनन ये एक फ़िक्र वाली बात है, एक तशवीश वाली बात है कि इनको उस तरह से अब दोबारा शायद मैनेज करने के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुआ था, ये सिर्फ पुश कर दिए गए थे अफगानिस्तान की तरफ और अब दोबारा ये पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं और आ रहे हैं वापस। आपने फरमाया कि मसला उस टाइम पर पूरी तरह हल नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे, अभी भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं, बिकॉज आप एक पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं। 2021 में ट्रिब्यून की एक स्टोरी है और उस स्टोरी के हिसाब से आप लोगों ने तालिबान, यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने तालिबान को गैर सगाली के जेस्चर के तौर पर, जैसे कहते हैं गुड विल जेस्चर के तौर पर उनको छोड़ दिया था और आप इसको एक गुडविल समझते थे। तालिबान के साथ गुडविल, दहशतगर्दों के साथ गुडविल जेस्टर, और फिर जब ऐसे वाकयात कुछ सालों के बाद दोबारा होंगे तो फिर इसी तरह की स्टोरीज वापस आएंगी और फिर हमें आपसे पूछना पड़ेगा कि कैसे गुडविल जेस्टर के तौर के ऊपर, खैर सगाली के तौर के ऊपर दहशतगर्दों को छोड़ा जा सकता है। आप तो उनके साथ मुज़ाकरात करने के हामी भी रहे हैं। देखें, इस तनाजुर को अगर आप जरा ऊपर अमूमी तौर पर देखें तो इसकी कुछ वजूहात हैं। बेसिकली दहशतगर्दों को खामखा में गैर सगाली के तौर पे नहीं छोड़ा गया था। इसका एक पूरा एक तारीखी मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट है, और वो ये था कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी वापस चले गए और तालिबान की वहाँ हुकूमत आई, तो अफगान अमारात इस्लामी जो वहाँ की हुकूमत है उन्होंने हमें कांटेक्ट किया पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि अब आप इन लोगों के साथ भी बैठें और मसले को हल करें, ताकि ये आपके लोग हैं, हजारों की तादाद में हमारी सरजमीन पर बैठे हुए हैं और आपके खिलाफ लड़ रहे हैं,
तब आप इनको हैंडल करें और हम इसमें आपकी मदद करेंगे। उस सिलसिले में एक बाकायदा प्रोसेस शुरू हुआ। उस प्रोसेस के नतीजे में कुछ जो होता है, आप इसको खैर सगाली कहें, उसको आप एक अमन बातचीत के लिए फिजा हमवार करना कहें, CBMs कहें, ये तमाम इश्यूज जो भी होते हैं वो इसलिए हो रहे थे कि जो बातचीत के लिए या मुज़ाकरात के लिए माहौल है वो पैदा हो, और उसमें अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी मुसालिहत का भी और सालिसी का किरदार अदा कर रही थी। उसमें मुज़ाकरात बैरिस्टर साहब, negotiations, but why? They are not normal citizens. Let us be very clear on this. यानी आप उनको एक मौका देने जाते थे आम शहरी बनने का। बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ, आप ही के चेयरमैन इमरान खान साहब क्या कहा करते थे, इनको किस तरह से मौका देना चाहिए और किस तरह से इनसे नेगोशिएट करना चाहिए। आप एक दफा उन्हीं का बयान सुन लीजिए, फिर यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। जरा सुनवाइए जी। Negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes. Yes, expecting a deal, expecting a good outcome, ये वो सारी बातें जो कि इमरान खान साहब कह रहे थे, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी ये कोई 10-12 महीने पहले की बात है। बतौर वजीर आजम वो ये बातें कर रहे थे बैरिस्टर साहब। बात से ना इमरान खान इनकार करता है, ना उनकी पार्टी इनकार करते ही, और ना ही पाकिस्तान के वो इदारे जो इस पूरे अमल में साथ थे, ऑन बोर्ड थे, वो इनकार करते हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि कोई उनको ये नहीं कहा गया था कि उनको चमकार के कहा गया कि जी आप अच्छे बच्चे हैं और अब आप वापस आ जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उनके साथ बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी और वो हमारे इदारे भी कर रहे थे। उसके अलावा हमारे साथ, जैसे मैंने 2-3 मरतबा बताया, अफगान अमारात इस्लामी थी और उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि जंग हो चुकी थी, आपने उनको पुश कर दिया था, वो दूसरे मुल्क की टेरिटरी पे थे। दूसरा मुल्क कह रहा था आपको कि आप इनको वापस ले जाएं और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें अगर हो सकती है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको कोई कार्ट ब्लांच दे दिया गया था कि आप आएं और बस अब आप जैसे चाहें पाकिस्तान में रहें। नहीं, उनके साथ कुछ शराइत पे बात होनी थी। उनमें कुछ लोग ब्लैक लिस्टेड थे, जो ब्लैक लिस्टेड हैं वो ब्लैक लिस्टेड रहेंगे, जो UN की भी ब्लैक लिस्ट पे हैं और दीगर इदारों की भी ब्लैक लिस्ट पे। लेकिन इनमें हजारों की तादाद में बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, ऐसे लोग हैं जो उनकी फैमिली के लोग हैं और जो उस वक्त पुश की वजह से वहां चले गए थे। उनको लाना, उनको दोबारा से आबाद करना और एक ऐसा माहौल पैदा करना कि जिसमें जंग की बजाय पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए शराइत के साथ उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए और उनको इस माशरे का शहरी बनाया जाए। हाँ, अलबत्ता जो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग थे, जिन्होंने बड़े किए थे, जराइम किए थे, उनके हवाले से तो बात ही नहीं हो रही थी। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में हमेशा, अगर आप तारीख को भी देखें, तारीखी वाकयात को भी देखें, तो बड़ी बड़ी जंगों का फैसला ऐसे हुए। अफगानिस्तान में 18 महीने के मुज़ाकरात अमेरिका ने किए और अल्टीमेटली उनके साथ मुज़ाकरात के नतीजे में अफगानिस्तान का मसला रिजॉल्व हुआ। बरतानिया ने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ मुज़ाकरात किए। तो हमारे पास क्या ऐसा कोई वो है कि हम ना करें? लेकिन मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त नहीं होता। मुज़ाकरात का मतलब हालात जो भी हों, आप ये समझते तो है ना नजाकत हालात की कि इस वक्त हालात संजीदा हैं। ये जो अभी जो कल अटैक हुआ है, ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी अटैक नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना सर? हाँ या ना में इसके जवाब दे दें। बिल्कुल मैं मानता हूँ। ओके, तो जब आप मानते हैं कि हालात ऐसे हैं, अभी कब्र की मिट्टी नहीं सूखी शहदा की, जो जख्मी हैं उनके जख्म नहीं अभी तक भरे गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाईकोर्ट चली जाती है और वो जाकर वहां कह रही है कि जी 90 दिन के अंदर ही उनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात चाहिए। इसका इलेक्शंस के साथ क्या ताल्लुक है और इस अटैक का इस बात से क्या ताल्लुक है कि जी आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े कि इंतखाबात होंगे अपनी जगह पर होंगे, लेकिन अभी सानिया तो जो है उसका सोग तो खत्म हो जाए, अभी तो 3 रोजा सोग भी खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या है? जी बीबी, उसकी जल्दी है कि जैसे कल वहां सानिया हुआ, लेकिन आज आप अपना टीवी प्रोग्राम भी कर रही हैं और आपके टीवी प्रोग्राम 24 घंटे से प्रोग्राम कर रहा है और सिर्फ पेशावर के वाक़े को नहीं डिस्कस कर रहा, बाकी मसाइल भी बात हो रही है। तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ वालों का दिल नहीं है या उस वाक़े पर उनको अफसोस नहीं है। जिस तरह आप भी जिंदगी के काम कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। वो एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या है, उसके हवाले से जो इक़दाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती थी वो कर रहे हैं। हमारे लोग जा रहे हैं, खून की अतिया दे रहे हैं, बाकी जो भी एक पार्टी की हैसियत से जो कुछ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आईनी तकाजा भी ये है कि आप इंतखाबात करवाएं, उसके लिए जाना
इस वाक़े के साथ आप उसको लिंक करेंगी तो वो एक भोंडी हरकत होगी, मैं उसको भोंडी हरकत कहूंगा। और उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की हुकूमत की तरफ से एक नैरेटिव बयानिया डेवलप किया जा रहा है कि जरा सा कोई पटाखा फटा या कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया। अब वो तांडा डैम में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है मदरसे के वो शहीद हो गए बैंक में वहां डूबने से, उसको भी मिलाया जा रहा है कि जी ये हालात ऐसे हैं मुल्क के, तो इस वजह से जो है अब इंतखाबात नहीं होने चाहिए। कल ये धमाका हो गया। तो ये मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन दुनिया की जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहती है। इसको लिंक ना, जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, ये जो बातें बैरिस्टर सैफ साहब कर रहे हैं कि जिंदगी की गाड़ी चलती जानी चाहिए, और जिस तरीके से पेशावर के वाक़े के बाद, इतने अफसोसनाक वाक़े के बाद एक दफ़ा फिर से सियासत का बाजार गर्म है, क्योंकि सियासत भी चलती रहनी चाहिए और इस अटैक को आने वाले इंतखाबात के साथ जोड़ा जा रहा है। कोई जोड़ समझ में आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं पहले डर के आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखें, अगर खुदा न खास्ता के कुछ और हमले होते हैं मुल्क के और हिस्सों में, केपी में, पंजाब में कोई ऐसी एक बहुत ज्यादा वेव आती है, तो फिर यकीनन रियासत के इदारे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी ये शायद सोचने में मजबूर हो जाए कि जनाब फिर जिस तरह बीबी शहीद पे जब हुआ था हमला दिसंबर में, शी वाज असैसिनेटेड 2007, तो अगर आप याद हो उस वक्त भी 2 महीने के लिए इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गए थे और वो फिर मार्च 2008 में हुए थे। पूरा मुल्क जो था वो सोग में था। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत पाकिस्तान में हो, लेकिन देयर शुड बी, बिल्कुल सोग है। और मुझे गुस्सा इस वक्त ये आ रहा है कि सोग सिर्फ केपी में क्यों मनाया जा रहा है, वहां पे क्यों पाकिस्तान के झंडा जो है वो अपना हाफ मास्ट पे है। ये कौमी सोग है। क्या सिंध, पंजाब, बाकी हम जो सूबों के लोग हैं, क्या हमें तकलीफ नहीं है? क्या हमें गुस्सा नहीं है, गम नहीं है? जो कुछ हुआ कल केपी में, दर्जनों पुलिसमैन हमारे जो हैं वो शहीद हुए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए पूरे पाकिस्तान में शोक का ऐलान करे, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा जो है वो हाफ मास्ट में होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, देखें, ये बात 2014 में भी बीनिश हमने सपोर्ट किया था जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने तहरीक तालिबान के साथ नॉर्थ बलूचिस्तान में उनके साथ नेगोशिएशन के लिए वो जरगे भेजे थे। अब मुझे नाम कुछ याद नहीं है, ये सारे गए थे, और लेकिन वो नेगोशिएशन फेल हो गई थी। फिर ऑपरेशन ज़रब लॉन्च हुआ था। रियासत ने अमन पीस को अंग्रेजी में कहते हैं गिविंग पीस अ चांस, वो ये काम करती हैं। लेकिन इस मरतबा ये हुआ 2021 में भी इन्होंने सिक्योरिटी, खैर सगाली के तौर पे ब्रिगेडियर साहब दहशतगर्दों को छोड़ा जाता है। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो आप आधा मिनट दे दें, जिसको आपने इंटरप्ट नहीं किया उनको मुझे दे दें, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हमने खैर सगाली गुडविल के तौर पे जो 100 उनके या 200 मिलिटेंट्स रिलीज किए थे एज अ CBM उस वक्त कहा जाता था, मैं समझता हूँ हमें नहीं करना चाहिए था। हमें इसको मामला को आगे लेके चलना चाहिए था टू बी श्योर कि वो लोग जो है फिर हमें धोखा नहीं दे जाएंगे, दगा नहीं देंगे। अभी हुआ क्या है, वी बीन स्टैब्ड इन द बैक बाय द अफगान तालिबान गवर्नमेंट, जिनके Then who is responsible for all this mess created in Pakistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in Peshawar? Who is responsible, ब्रिगेडियर साहब? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, दहशतगर्दी, सोशल डिसऑर्डर, दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। हम उनकी तरफ देखते हैं, हम और किसी तरफ नहीं देखते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज एंड वाज नेवर, ना अभी और ना इससे पहले इस तरह की खैर सगाली में यकीन रखते हैं। अगर आप उसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, उन्होंने खैर सगाली के तौर के ऊपर कभी भी दहशतगर्दों को ना रियायत दी, ना उनसे मुज़ाकरात करने की बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप बात करें जो आधी हुकूमत में, सर मुझे सवाल तो मुकम्मल करने देना, आपका सिर्फ जवाब थोड़ी ना सुनना है, सवाल भी तो करना है ना आपसे सर। तो जिस हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, वजीर आजम का स्टेटस मैंने आपको बता दिया अभी क्या था और पहले क्या था, और अब मैं आपको वजीर खारजा का स्टेटस बता देती हूँ जो हुकूमत का इक्वली हिस्सा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। उनका तो बहुत ही ठोस किस्म का मौक़िफ़ रहा है सियासतदानों के साथ दहशतगर्दों के हवाले से, और वो ये रहा है कि नो सच पॉलिसी ऑफ खैर सगाली और गुडविल, नो नेगोशिएशंस। गुड, ठीक है, ओके, अगर ये पॉलिसी है मुझे फिर ये बताएं
कि पिछले 10 महीने में हमारी अफगान पॉलिसी क्यों फेल हो गई है, क्यों पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, क्यों पाकिस्तान के वजीर आजम अभी तक अफगानिस्तान का दौरा नहीं किया। पिछली गवर्नमेंट में हमारे सिक्योरिटी हेड भी जाते थे, अफगान तालिबान के गवर्नमेंट वो भी आती थी पाकिस्तान में, सब यहाँ पे मुज़ाकरात होते थे, ये चीन, रूस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के डायलॉग होता था इस सिक्योरिटी के मामला पे। अब वो सब चीजें खत्म हो गई। क्यों अफगान तालिबान जो है उनके ताल्लुकात हमारे साथ कोल्ड हो गए हैं? क्यों? कुछ अजीब नहीं लगता ब्रिगेडियर साहब कि आप उन वजीर आजम की बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान थे, जो कि अपनी ऑपोजिशन के साथ कभी नहीं बैठना चाहेंगे। मुल्क चाहे जितने ही बुरे सूरत हाल से गुजर रहा हो, लेकिन वो अपनी ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन अभी भी लगातार बैरिस्टर सैफ साहब भी फरमा के गए हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि हमें तालिबान के साथ जो है, दहशतगर्दों के साथ जो है, हमें बैठना चाहिए। इज दिस नॉट एन आई ओपनर फॉर यू सर? इज दिस द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? नो, मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की यहाँ पे गलती है। अगर हमें सेकंड टाइम इन्होंने धोखा दिया अफगान तालिबान ने, अब रियासत की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अपना सिक्योरिटी दारों को कहें गो एंड हिट देम इन अफगानिस्तान, उनके बेसिस को वहां पे हिट करें। अगर हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल होगी अफगानिस्तान के वाले से, हमारी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी फेल होगी, तो बैरिस्टर साहब आई थिंक सो कुछ कहना चाहते हैं। फाइनल बिट फ्रॉम बैरिस्टर साहब। यस बैरिस्टर साहब, आई थिंक सो यू वांट टू रिस्पोंड ऑन दिस। मैं इस पे क्या रिस्पॉन्ड करूंगा? आप पहले से एक माइंड बना के बैठेंगे और चीख चिल्ला रही हैं। सर, आई एम जस्ट रेजिंग द क्वेश्चन सर। मैं तो आपके सामने से फैक्ट्स रख रही हूं। मैं तो सर आपके सामने फैक्ट रख रही हूं। आप बायस्ड बात कर रही हैं, आप बायस्ड बात कर रही हैं। ये फैक्ट्स नहीं रखनी। फैक्ट्स रखने का भी अपना एक अंदाज होता है। ये फैक्ट्स वो हैं जो आप चाहती हैं कि आप हमारे मुंह में डाल के हमें तो किनारे पे खड़ा कर दें, कोने में खड़ा कर दें। आप गलत बात करिए, आपकी कई बातें गलत हैं। आपको जिसने भी लिख के दिया हुआ है ये वर्जन ही गलत है। एक मुझे किसी ने नहीं लिख के दिया, बता दे कौन सी बातें गलत है। आप वो बता दे जो आपको लिख के दिया गया है। आप वो बता दे बैरिस्टर साहब, आप वो बता दीजिए जो आपको लिख के दिया गया। क्या मुंह बंद करेंगी तो मैं बात करूंगा ना। आप मुसलसल बोले जा रही हैं तो क्या बंदा आपसे बात करे? आपने सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए अपना प्रोग्राम हाई करना, इसलिए आप लगी हुई है बातें कर रही हैं। आपकी पहली बात ही गलत है जब आपने ये कहा कि पीटीआई जो है वो हाई कोर्ट चली गई। ये कोई बात है? इसकी कोई तुक है इसके साथ? आप खुद प्रोग्राम नहीं करिए, आपने रात का खाना नहीं खाया बम धमाके के बाद? क्या जिंदगी की गाड़ी रुक जाती है इसके बाद? जो कुछ बैरिस्टर साहब, क्या इमरान खान साहब ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का नहीं कहा था? क्या खैर सगाली के तौर पे दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा गया था? क्या इमरान खान साहब तालिबान के दफातर नहीं खुलवाना चाहते थे? क्या इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी पूरी पार्टी ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसामा बिन लादेन तक को शहीद बोल दिया? क्या ये फैक्ट नहीं है सर? प्रोग्राम हाई हिट करने के लिए बोली जा रही है, आपको कोई बात का पता ही नहीं है। बंद करें प्रोग्राम, जाएं यहाँ से। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी प्रोग्राम को या सवाल को 2 टके का बोले। आई एम रियली सॉरी, आपकी राय 2 टके की होगी सर, आपकी राय 2 टके की होगी। एंड दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड, दिस गोज ऑन एयर अनएडिटेड। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक टिपिकल रिस्पांस और माइंडसेट आपने बताया है कि जब आप जवाब नहीं दे सकते। सर, मुझे मत गुस्सा दिखाइए बैरिस्टर साहब, जाके तालिबान को ये गुस्सा दिखाइए। आप उधर जाके दहशतगर्दों को ये दिखाइए कि दहशतगर्द 2 टके के हैं। आप दहशतगर्दों को ये एग्रेशन दिखाइए। पाकिस्तान में बैठ करके सिविलियन एंकर्स को अपना एग्रेशन मत दिखाइए, कोई फायदा नहीं होगा। जिन्होंने आपके पुलिस वालों की मस्जिद पे अटैक किया ना, उनको जाकर ये एग्रेशन दिखाइए तो शायद पाकिस्तान किसी बेहतर सिचुएशन में हो। बैरिस्टर सैफ साहब भाग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेगमेंट। एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे, हम डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया है एक्सक्लूसिवली खुरम दस्तगीर साहब ने। वो इस टाइम पर वफाकी वजीर हैं तवानाई के। खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, अवाम का तो खैर है क्योंकि उसके ऊपर महंगाई बॉम्ब गिर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपका मुश्किल वक्त है, इस हुकूमत का मुश्किल वक्त है। क्योंकि जितने भी मामलात हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोलियम बॉम्ब हो, चाहे डॉलर का बॉम्ब हो, उस सब का ताल्लुक वफाकी हुकूमत के साथ है। जी, कोई शक नहीं है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के अवाम को इस महंगाई से, इस पेट्रोल बम से महफूज रखा जाए। लेकिन दुनिया में जो इस वक्त मखसूस मौशी हालात हैं, उसकी वजह से हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई, जिसका नतीजा अब ये है कि वो जो डॉलर की कीमत थी या पेट्रोल की कीमत थी जिसमें हमने कमी की थी, अब वो दोबारा जो है वो बैनुल-अक़वामी कीमत पर आ गए हैं।
लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अ पॉलिटिशियन लाइक यू एंड अ मिनिस्टर लाइक यू, आई थिंक सो कि आपके पास गट्स काफ़ी हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि इमरान खान साहब के दौर में इतने बुरे हालात नहीं थे। जी नहीं, मैं इस लिहाज से ये कहूँगा कि इतने बुरे हालात इसलिए नहीं थे कि अभी रूस का जो यूक्रेन पर हमला था उसके पूरे मुज़मरात जो हैं, जो पूरी दुनिया में हुए हैं, वो वाज़े नहीं हुए थे। मसलन इमरान खान की हुकूमत जाने तक जो कोयले की कीमत है बैनुल-अक़वामी तौर पे, उसमें 4 गुना इजाफा नहीं हुआ था। इसी तरह इमरान खान की हुकूमत जाने तक जो है दुनिया से LNG जो है वो बिल्कुल ही नापैद नहीं हो गई थी, क्योंकि रशिया ने उस वक्त तक अपनी जो सप्लाई थी वो बंद नहीं की थी। इसी तरह पूरी दुनिया में इस जो एनर्जी क्राइसिस आया है उसकी वजह से जो पूरे ग्लोब में लोगों के मुल्कों की मुशत जो है उसमें एक सख्ती और तनाव आया है, उसके असरात ज़ाहिर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से अभी वो जो इश्यूज़ थे वो उस तरह खुल कर नहीं आए थे जिनका सामना हमने किया है। दूसरा ये है कि इमरान खान के दौर में उनके जो एक इशू था वो ये था कि उन्होंने कोशिश की कि जब उन्हें पता चला कि जी मेरी हुकूमत तो जा रही है तो मैं कोई गैर मामूली जो है ना किसी किस्म की ऐसा काम कर जाऊं बिजली की कीमत में या पेट्रोल की कीमत में। लेकिन चूँकि ये वही इमरान खान है जिसने 2019 में जब IMF पर दस्तखत किए तो रियासत पाकिस्तान के हाथ काट कर IMF की झोली में डाल दिए कि जी रुपए की कीमत भी ऐसे होगी, जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई सब्सिडी नहीं होगी। ये सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनका एग्रीमेंट जो है वो IMF के साथ इमरान खान के दस्तखतों से हुआ था। और अब जबकि हम IMF से आज भी बात कर रहे हैं, उनकी टीम यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, तो वो हमें यही कहते हैं कि जनाब हमें बड़ा उनका वादे स्टैंड है कि अप्रैल 2019 में भी जिस हुकूमत ने हमारे इस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे वो भी रियासत पाकिस्तान थी, तो आप किस तरह उस एग्रीमेंट से पीछे हट सकते हैं। तो वो जो इमरान खान जो है अपने हाथ काट कर रियासत पाकिस्तान के, चाहे वो स्टेट बैंक का जो नया कानून था उस हवाले से भी है, अब वो हाथ काट कर फेंक गए हैं और हमें जो है वो बगैर हाथों के उस मामले को संभालने में एक ज़रूर मुश्किल हो रही है। हुक्मनामा क्या साथ आया गया है IMF के, क्या हुक्म सादर कर रहे हैं आप, और मजीद उनको क्या चाहिए? क्या मिनी बजट आ रहा है फरवरी में, हम देख रहे हैं, क्या मिनी बजट आएगा सर? नहीं, देखिए IMF ने जो उनकी 2 मेन शराइत जो कि 2019 में जिनका फैसला, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था, जो कमिटमेंट की थी, वो ये थी कि रुपए की कीमत को हम नहीं रोकेंगे, वो फ्री फ्लोट करेंगे। दूसरा कमिटमेंट ये थी कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई सब्सिडी नहीं होगी, जितनी बैनुल-अक़वामी कीमत है उतनी पाकिस्तान के सार्फिन के लिए भी होगी। तो ये जो 2 शराइत हैं उस पर IMF ने इसरार किया, और हमें ये भी समझ अच्छी तरह पाकिस्तान के अवाम को भी और हमें भी होनी चाहिए कि ये सारे जो मामलात हैं ना सिर्फ रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद हो रहे हैं, बल्कि मगरबी दुनिया के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद हो रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए उस तरह की जो हमदर्दी या पाकिस्तान के लिए कंसिडरेशन जो है उसमें अब नुमायां तौर पर कमी आ चुकी है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब पूरी दुनिया में इस वक्त तवानाई का बहरान है। खुर्रम साहब, क्या आप अभी भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा करके आपने ठीक इकदाम किया, और शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनकर ठीक इकदाम किया? 2 अलग अलग बातें हैं, 2 अलग अलग सवाल हैं, सो दोनों का जवाब मुझे चाहिए। जी हम बहुत मुश्किल चैलेंज था, लेकिन इसके ऊपर एक सबसे बड़ा चैलेंज भी था, और वो ये था कि जो PDM की जमातें हैं जिनको बड़े ज़ख्म लगे थे 2017 से लेकर 2018 में हुकूमतें बनने तक, जिसमें इलेक्शन से पहले जिस तरह हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को इंतहाई नाहक और नाइंसाफ़ी के फ़ैसले से नाअहल किया गया, उससे लेकर इलेक्शन से पहले भी 2018 में, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद जिस किस्म की बदतरीन धांधली और तरोड़ मरोड़ हुआ, हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते थे और हैं कि 2023 में ऐसा नहीं होगा। इस इशू में फिर यूक्रेन की वॉर भी हमारे आड़े आई है। फिर आपके नाजरीन और मीडिया अक्सर भूल जाता है कि हालिया सालों में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया था सितंबर में,
3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, 2000 इमरान खान साहब पाकिस्तानियों की की दौरे जाने हुकूमत गई के अंदर हैं, 2 साल पूरी तक कोविड हमारी रहा जो जरी था, इकोनॉमी पूरी है वो दुनिया तबाह बंद हो रही गई थी, है, खुरम वो दस्तगीर भी साहब। उसके साथ शामिल हुआ। कोविड पूरी दुनिया बंद रही। जी जी, लेकिन आप देखें ना, कोविड का सुनिए, कोविड का कॉन्सिक्वेंस ये था कि IMF से ढील मिली और एक्स्ट्रा कर्जे आए इमरान खान के दौर में, जिनकी वजह से उनको वो फिर इस काबिल हुआ कि उन्होंने कहा जी अच्छा जी हम इंडस्ट्री को 400 अरब रुपया दे देते हैं ताकि इंडस्ट्री चलती रहे। तो वो जो सारे इश्यूज थे, अब इमरान खान ने जिस वक्त हलफ उठाया उस दिन पाकिस्तान के जो कर्जे थे और बड़ा उसका छोड़ डालते थे कि जी 30,000 अरब है, जब वो छोड़ कर गए हैं तो 57,000 अरब है। तो पाकिस्तान की टोटल डेट लाइबिलिटीज में जो 90% का इजाफा करके गए हैं, ये वो बहरान है जिसका हमें सामने है कि वो कर्जे हमने वापस करने। अच्छा खुरम भाई, एक मुहावरा है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आपके ऊपर तो ये मुहावरा भी पूरा नहीं उतर रहा, क्योंकि बदनाम आप लोग हो रहे हैं पर नाम नहीं हो रहा। क्योंकि इमरान खान साहब बदनाम हो रहे थे, ठीक है कि जी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम हो रहा था इसलिए क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कि नवाज शरीफ से लेकर के हमजा शहबाज तक को जेल जाना पड़ा, मुल्क से जाना पड़ा। ठीक है, आप लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी बदनाम हो रहे हैं और नाम भी नहीं हो रहा आपका। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, ना इस महंगाई के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, बस बदनाम हो रहे हैं, नाम नहीं हो रहा खुरम भाई आप लोग का। आप देखिए जी, आप देखिए, जब अनकरीब पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होंगे तो हम जवाब तलब करेंगे कि 9 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रहने के बावजूद ये पेशावर का वाक़या क्यों हुआ, पुलिस लाइन में इतनी बदतरीन सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब क्यों हुई, ये हमने जवाब मांगने हैं। हम मांग रहे हैं, आज भी आपके तवज्जो से मैं उनसे जवाब मांगता हूं कि फिर 2021 आप नहीं मांग सकेंगे, आप मांगे, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है आपके लिए, लेकिन खुरम साहब आप नहीं मांग सकेंगे। वो ठीक है, वो एक आप लोग के अंदर कैपेसिटी मीडिया नहीं है कि कैंपेन आप है, खान लेकिन ये साहब बड़ी से अहम मांग बातें सकें। हैं। तो सर आप भी कर लें मीडिया कैंपेन, आपको किसने रोका है? जी जी जी, लेकिन बहरहाल जितनी हमें अल्लाह ने हिम्मत दी है आपके तवस्सुत से, ये सवाल आरिफ अलवी और इमरान खान ने इसका जवाब देना है। उन्होंने सितंबर 2021 में तालिबान को आम माफ़ी की दावत क्यों दी, पेशकश कर दी कि जी हम आपको आम माफ़ी देते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने 16 सितंबर को ये पेशकश दोहरा क्यों दी, और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 22 नवंबर 2021 को इमरान खान की हुकूमत ने 100 तहरीके तालिबान के लोगों को रिहा किया, एक कहते हैं जी खैर सगाली के जज्बे से। वो जो 100 लोगों को छोड़ा था उसका नतीजा जो है वो हमने कल पेशावर में देख लिया। जी, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विल बी वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद खुरम दस्तगीर साहब, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं सीधी बात, बीनर सलीम के साथ, खुरम दस्तगीर साहब मेरे साथ बने में। खुरम दस्तगीर साहब, जस्ट 1 पॉइंट क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज ये पेशावर का भी जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में हाई कोर्ट के पास गई, पेशावर में भी हाई कोर्ट के पास गई कि भाई विद इन 90 डेज इंतखाबात की डेट अनाउंस करें, और किसी ना किसी तरह ये जो दहशतगर्दी का वाक़या है इसको आने वाले इंतखाबात के इल्तवा के साथ अगर हो रहे हैं तो जोड़ा जा रहा है। इंतखाबात कब हो रहे हैं, इल्तवा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी, इंशाअल्लाह इंतखाबात आइन में दी गई मुद्दत 90 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं। पंजाब में भी होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी अक्सर नाजरीन अब भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई कबायली इलाका नहीं है, ये सब के सब बाकायदा तौर पर अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, वहाँ आइन पाकिस्तान का इतलाक़ होता है। तो अगर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़्यादा अमन व अमान ख़राब है, उनमें इलेक्शन ताख़ीर हो सकती है, लेकिन मेन जो खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब है उसमें आइन में दी गई मुद्दत जो 90 दिन की है उसमें ही इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे और साफ शफाफ होंगे। हम PTI की तरह जो हैं वो प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं करेंगे, हम ख़वातीन वोटरों को हरासा नहीं करेंगे, हम गोलियां चलाकर वोटिंग को स्लो करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने अब तक जितने इंतखाबात करवाए हैं वो इंशाअल्लाह साफ़ और शफाफ करवाए हैं और आने वाले भी साफ़ और शफाफ होंगे। सारी जंग ही इस बात की है कि इंतखाबात को, उसका जो अमल है अवाम की राय जानने का, उसका तकद्दुस कायम करना है। तो सर ये जो बातें हो रही हैं कि वज़ीर कानून साहब एक इंदिया दे रहे हैं, आज से 2 रोज़ पहले उन्होंने इंदिया दिया कि भाई कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि हंगामी सूरत हाल के अंदर इंतखाबात आगे हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कहा जा रहा है कि जी बड़ों की बैठक हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। इन सब लोगों ने बैठ के ये भी डिस्कशन की कि नई मरदमशुमारी के तहत जो इंतखाबात होंगे
ये बातें कहाँ तक सच है, और अगर ये सच हैं तो मर्दमशुमारी के नतीजे में 6 महीने लगेंगे इलेक्शन कमीशन को उसके बाद इंतखाबात कराने में, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं विदिन 90 डेज होंगे? देखिए, आइन की अपनी जो सबसे अमलदारी सबसे ऊंची है, तो लिहाजा आइन जब कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे तो इंशाल्लाह होंगे। लेकिन सियासत चूँकि मुमकिनात का खेल है, उस पर ज़रूर डिस्कशन तो हर टॉपिक पे होगी कि भी अगर क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसे हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आज जब कि हम 31 जनवरी को गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक कोई बाकायदा तजवीज़ किसी भी तरह इंतखाबात में, यानी एक दिन की ताख़ीर की भी इस वक्त काबीना के सामने और वफाकी हुकूमत के सामने ज़ेर गौर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन कि आप आवाम के लिए भी अच्छी अच्छी खबरें दें जब तक आप हुकूमत पे बराजमान है। खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।